12 लाख के जूते लोग इंडिया में खरीद भी रहे हैं और पहन भी रहे हैं। 15 करोड़ के आप जूते बेच रहे हैं। काफी ज्यादा ऐसे भी है जो महीने में 10 लाख 12 लाख 15 लाख कमाते हैं। हम गेम खेलते हैं, इन्होंने एक इंटरेस्टिंग गेम लॉन्च किया है। वहां पे अगर अपना तुक्का सही हुआ तो क्या पता हमको एक स्नीकर मिल जाए। क्या आपको पता है कि स्टॉक्स, क्रिप्टो और अपनी जिंदगी में इन्वेस्ट करने के अलावा आप जूतों में भी इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, अपना रीसेलिंग बिजनेस शुरू करके, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए से। तो मिलते हैं 23 साल के वेदांत लांबा से, जो कि को फाउंडर है मेन स्ट्रीट मार्केट प्लेस के। ये सेकंड हैंड जूते बेच के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो समझेंगे ये स्नीकर और रीसेलिंग इंडस्ट्री। तो वेलकम वेदांत। वेलकम अर्नब, थैंक यू फॉर कमिंग। तो वेदांत, थोड़ा बताएंगे कि आप करते क्या हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। हम जैसे ही आपने बोला था, हम यहाँ टेक्निकली सेकंड हैंड जूते बेचते हैं, लेकिन इन जूतों का मतलब फंडा क्या है ना कि जब रिलीज होते हैं इनकी डिमांड सप्लाई से बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा कस्टमर्स है पूरे इंडिया में जो इन जूतों को खोज रहे हैं, लेकिन उनको मतलब एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ इनके बहुत ऑप्शंस एक ही जगह में मिल जाए। तो हमने इनके लिए दुकान बनाया, वेबसाइट बनाया है। हम जो इंडिविजुअल रीसेलर्स रहते हैं जो खरीद के इनको बेचते हैं, हमने उनको भी उनके लिए एक जगह बनाया जाके आसानी से आके वो बेच पाएँ। तो ऐसे बहुत हज़ारों रीसेलर्स हैं जो आके यहाँ जूते रखते हैं बेचने के लिए या बिक जाते हैं एंड कस्टमर्स को, और हम उन पर बस एक थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं। काफ़ी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल लग रहा है, समझेंगे इस पूरी इंडस्ट्री को। तो वेदांत, मैंने तो यार 5,000 से महंगे जूते पहने नहीं है, 30,000 से महंगे जूते देखे नहीं है, बट मैंने सुना है कि आप लाखों के भी जूते बेचते हैं। तो यहाँ पे इतने बड़े स्टोर में आपका सबसे महंगा जूता कितने का होगा? देखो, दिल्ली में हमारी दुकान छतरपुर में है, तो सेफ्टी के लिए हम दीवार पर कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव जूते डालते नहीं हैं। हमारे स्टोर मैनेजर इतने तगड़े हैं नहीं, तो हमने अभी इस दीवार पर शायद यही होगा सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव। गैस कर लो कितनी प्राइस होगी इसकी। मतलब वैसे तो यार नाइकी नॉर्मल जूते ही लग रहे हैं, बट कुछ लिखा हुआ है ऑफ वाइट ये सब, तो 1 लाख 1.5 लाख कितने? ये शायद 2.2 लाख की आ जाएगी आज। 2.7 is 1.2. What are you saying? इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। हाँ, वो थोड़ा बताइए, क्योंकि जूतों में तो यार मुझे ज़्यादा फर्क पता नहीं चल रहा। तो ऐसा क्या है इस जूते में, मतलब ना कि सोना चांदी कुछ लगा हुआ है? तो पहले शुरू कर देते हैं इसकी सिल्हूएट से। अच्छा, सारे जूते मतलब? सिल्हूएट मतलब शेप। Okay. कौन सी जूती है, कौन सा जूता है? हाँ, ये जॉर्डन 1 है। ओके। मतलब माइकल जॉर्डन का पहला जो जूता बना था 1985 में, जॉर्डन 1 का ये शेप था। उसने बहुत ही गेम्स उसमें खेले थे। पहला वाला होगा ये जॉर्डन 1 ब्राइडिश कलर का। अच्छा। तो उसके फिर आया एक यूएनसी कलरवे जॉर्डन 1 का। मतलब जॉर्डन 1 में ही कलर था ब्लू एंड वाइट, यूएनसी स्टाइल। यूएनसी मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, जो कॉलेज माइकल जॉर्डन के लिए खेले थे, माइकल जॉर्डन वहाँ पढ़े थे, उस कॉलेज की कलर्स है, क्योंकि उसकी जर्सी तब ब्लू और वाइट थी। तो ये कलर्स माइकल जॉर्डन के पहले जूते और पहले कॉलेज को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर ये कोलैबोरेशन है एक ऐसी ब्रांड से जिसका नाम है ऑफ वाइट, जो बहुत ही हाइप ब्रांड है। ओके। तो जो ऑफ वाइट और नाइकी ने साथ में ये वाला जॉर्डन बनाया था, इसको बहुत ही लिमिटेड बनाई थी। तो ऐसे जो एक कोलैबोरेशन की थी उन्होंने 10 जूतों पर, द 10 कलेक्शन। तो द 10 कलेक्शन में सारे बहुत ही लिमिटेड थे और सारों की डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी। उसके ऊपर से जो बंदे ने ऑफ वाइट शुरू की थी, वो जाके लुई विटॉन का क्रिएटिव डायरेक्टर भी बन गया था। अच्छा। तो उसकी सक्सेस भी बढ़ गई थी, तब भी प्राइस और भी ऊपर चली गई थी, और फिर वो जाके उसे मतलब वो बीमार पड़ गया था और वो मर गया। तो उसके बाद प्राइस और भी ऊपर चली गई। इसलिए लास्ट जो मुझे याद है, जो 1 साल पहले वो मर गया था, तब तक ये 1.8-1.9 लाख का मिल जाता। अभी अनफॉर्चुनेटली उसकी जो डेथ हो गई थी, तब से वो 2.7 लाख तक पहुंच गया। और इस बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजंस मतलब प्राइस ऊपर जाती है और ये आज नहीं, बट तो बेसिकली जो मैं समझ रहा हूँ कि तो इसके सिर्फ 10 ही पैर हैं पूरे दुनिया में। 10 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं। ये जो स्पेसिफिक जूते, ये जो एक जूता है ना ऑफ वाइट जॉर्डन, हाँ। ये एक जॉर्डन है, फिर एक एयर मैक्स है, फिर एक ब्लेजर है। वैसे 10 जूतों की कोलैबोरेशन हुई थी नाइकी और ऑफ वाइट में। ओके। और हर आइटम की बहुत इतनी भी लिमिट 10, मतलब 10 होते तो उसके मार्केट डायनामिक्स को दूसरे ही है। ऐसे नहीं कि प्राइस इतनी बढ़ती और इतने बिकते हैं। इसकी बहुत लिमिट है, मतलब 1 लाख 2 लाख पैर दुनिया में शायद। अच्छा। और वो भी मतलब इंडिया में, मतलब ग्लोबली बहुत ही लिमिटेड होती है। तो डिमांड इसकी बहुत ही ज्यादा, मतलब इसकी रिलीज प्राइस 15,000 थी, ये 15,000 से 3 लाख पहुंच गई। और ये रिलीज कब हुआ था? ये 2017 में।
ओके, और मतलब 5 साल में, मेरे हिसाब से। हाँ 5 साल में 2017-18 के आसपास ही होगी। हाँ 5 साल में 15,000 से आप बोल रहे 2.7 पहुंच गई है। क्योंकि जब रिलीज हुई थी तब 15,000 से 80,000 90,000 फिर 1 लाख, जैसे आप बोल रहे इवेंट्स हुए वो स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ। और क्योंकि हर बार जब एक नया वाला, अभी आप ये जब खरीद के पहन लोगे तो इसकी दुनिया में एक कम ब्रांड न्यू पीस होगी, तो टेक्निकली स्कैसिटी बढ़ जाएगी। तो ये ब्रांड न्यू है? हाँ ये वाला ब्रांड न्यू। ओके, एंड ओवरऑल जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पे आप कम क्वांटिटी में शूज रखते हैं, ओवरऑल आपने सबसे महंगा जूता कितने का बेचा हुआ है? सबसे महंगा जूता होगा कुछ 12-14 लाख की। अब 12 लाख के जूते लोग इंडिया में खरीद भी रहे हैं और पहन भी रहे हैं। पहन भी रहे हैं भाई साहब, मतलब वो भी उसकी भी ऐसी कोई स्टोरी होती है। ओके भाई साहब, मतलब क्या ही होता है। और ओवरऑल देखेंगे कि अभी मेन स्ट्रीट आई गेस 4-5 इयर्स हो गया है आए हुए। मतलब इस दुकान के बस 1 साल हो गई है। ओके, मेन स्ट्रीट ढंग से मतलब बिजनेस बने हुए 2020 से, तो मतलब 2 साल। 2 साल तो ठीक है, तो जैसे कि मेन स्ट्रीट को आए हुए 2 साल हो गए, तो ओवरऑल आप 1 साल में कितने का अप्रॉक्स रेवेन्यू कर लेते हैं? हमारे पहले साल ऑफ ऑपरेशंस में हमने किए थे कुछ 75 lakhs। ओके, सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशंस हमने कुछ 7.5 करोड़ के थे। 10x हो गया। और फिर उधर से मतलब ऑपरेशन स्टेबलाइज वगैरह होना, और फिर हमने वो डबल कर दिया था सेकेंड, उसके थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन हमने 14-15 करोड़ कर लिए थे। इस साल देखेंगे कहाँ जा रहे हैं। 15 करोड़, 15 करोड़ के आप जूते बेच रहे हैं, स्पेशली रीसेलिंग में। मतलब रीसेलिंग में शायद आसान हो जाता है क्योंकि कमिटमेंट नहीं है इतने, हमने खरीदने की ज़रूरत नहीं है, प्राइसेस वैसे भी हाई है, एवरेज सेलिंग प्राइस हाई है, तो वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन मतलब ऐसे नहीं है कि चैलेंजेस या हार्डशिप्स धंधे में कम है। हाँ मतलब नहीं होते तो और भी बहुत प्लेयर्स होते हैं, आप बिगेस्ट हैं तो मतलब कुछ तो है बिजनेस में। तो वेदांत, जैसे कि बिजनेस तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड ऑफ कोर्स काफ़ी बड़े स्केल में ऑपरेट कर रहे हैं, बट अगर मैं ये थोड़ा रीसेलिंग का बिजनेस करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? और दूसरा ये कि अगर फिर कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए या नॉलेज जैसे आपकी हो थोड़ी बहुत हमें भी मिले? मेरे हिसाब से एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट है स्नीकर्स की। एफर्ट थोड़ी ज़्यादा लेकिन रिटर्न्स ऑलमोस्ट गारंटीड है और काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो सिंपलेस्ट वे टू स्टार्ट इज़ इंस्टाग्राम। मतलब इंस्टाग्राम पर जो सही पेजेस हो, हमारी पेज है, नाइकी की पेज है, बहुत ऐसी पेजेस हैं इंडिया में इंटरनेशनली जो मतलब रिलीज इन्फॉर्मेशन दिखाती है, हाइप इन्फॉर्मेशन दिखाती है, बस फॉलो करनी है। और मतलब इस इंडस्ट्री में ऐसे चलता है, आपने जब एक बार पता चल गया ना कि ये जूते हाइप होते हैं, फिर दिख जाते हैं, फिर पता चल जाता है सब्लिमिनली, मतलब पता चल जाता है कि कौन पहना है। रणबीर कपूर ने ये जूता पहना है, इसका तो हाइप होगा ही, ऐसे दिखते दिखते पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मान लो मुझे नॉलेज मिल गई, अब आप तो लाखों के भी जूते बेच रहे हो, बट मुझे अगर शुरू करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, कितने से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? देखिए हमारे लिए भी मतलब मैं इनके पैसे डाल नहीं रहा हूँ, इसे जो दूसरे लोग जिसने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो डाल के हमारे यहाँ स्टॉक कर रहे हैं। शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट मतलब कैन बी एज लो एज 8-9,000 रुपीज़, 8-9 हज़ार में मतलब शुरू कर सकते हो। इतने कम? एक लेके बेच के, फिर 2 लेके बेच के, फिर 3 लेके। मैंने बच्चे को देखे हैं ये 8-10 हज़ार रुपए की शुरू करके 20-25-30 लाख के साथ मतलब 2 साल में इतनी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है अगर ढंग से की जाए। ढंग मतलब जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट क्लास में हो, मतलब प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर डेडिकेशन, हार्ड वर्क, मतलब उसकी मतलब देयर इज नो वे टू स्किप हार्ड वर्क, राइट। तो सिंपल शूज टू स्टार्ट विद, आई वुड टेल यू। ऐसे जो डंक्स होते हैं, जॉर्डन लोज होते हैं, इनकी रिटेल प्राइस मतलब रिलीज प्राइस 8-9 हज़ार के बीच होती है। कौन सा वाला? ये पकड़ो, ये डंक हो गया, okay. ये वाले डंक्स हो गए, ये सारे डंक्स है। अच्छा। वो वहाँ ये एक जॉर्डन लो हैं, और भी जॉर्डन लोज होंगे इस दीवार पर। मतलब ज़्यादातर इन सारे जूतों की रिटेल प्राइस काफ़ी कम होती है और ये इतने हार्ड नहीं होते खरीदने को। अंडर 10K मिल जाता है? 110K मिल जाता है, लेकिन रिलीज टाइम पर यू हैव टू बी एक्टिव, तो पता चलना चाहिए कब निकल रहा है, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, हाइप होगी कि नहीं, लाइन में लग जाना है दुकान के बाहर, वेबसाइट पर खड़े हो रहना है, शायद 2-3 रिलीज के लिए रुकना पड़े जिसके पहले आपको अपना पहला वाला जूता मिल जाए, और फिर वो इंस्टेंटली फ्लिप हो जाते हैं। बहुत बार ऐसे भी होते हैं दुकान के बाहर लोग रुके होते हैं कैश के साथ, आपने ले लिया, मैं आपको 3,000 प्रॉफिट दे के ले लूंगा आपसे, उनको पता है और भी प्रॉफिट है। और उसमें सबसे ज़्यादा ROI होती है, क्योंकि ROI जो मतलब यूनिट होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज पर यूनिट टाइम। अच्छा। तब कई बार लोग लगता है मैंने ये 9,000 के खरीदे, मुझे 14,000 की बेचने, मैं रुक जाता हूँ 2 महीने,
लेकिन अगर आपको उसी दिन पर जिस दिन खरीदे हैं उसको 12,000 का ऑफर मिल रहा है तो आपकी ROI मतलब परसेंटेज वाइज कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है। हाँ, 9,000 के अगर आप 3,000 में बेच रहे 30%। 30% इन अ डे। ओके। 10,000% से ज़्यादा एनुअली अगर उसको लगा दो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आप रोटेट करते जाओ। तो आपने एक जो 12,000 में बेच दी, दूसरा जो जूता दिख रहा है वो अगर 10,000 में मिल जाए, आपको पता है 12 में बिक जाता है, 14 में बिक सकता है, 15, और बेस्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो होगा अपना वेबसाइट। तो आप हमारे वेबसाइट पर जो देखोगे कि अगर हमारे वेबसाइट पर 15,000 का है, आप किसी और को शायद 11,000 में बेच सकते हो, वो यहाँ 13 में डाल देंगे, हम 15 में बेच देते हैं। ऐसी पूरी इकोसिस्टम चलती है। ओके, तो यहाँ पे मैं ये समझना चाहूँगा कि मान लो 10,000 का मैंने कोई जूता खरीदा, बट मेन क्वेश्चन आता है कि हम खरीदे कहाँ से? आप जैसे बोल रहे हैं स्टोर से खरीदेंगे, तो क्या ये ऑनलाइन अवेलेबल होता है कि इस दिन यहाँ पे इतने बजे स्टोर पे होगा, या कहाँ से हमको मिलता है? तो नाइकी की सारी रिलीजेस नाइकी की वेबसाइट पर ही 7:30 AM को होती है। अच्छा। नाइकी की वेबसाइट होती है स्नीकर्स ऐप, उस पर रिलीज की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, वहाँ रिमाइंडर्स भी डाल सकते हो, और वहाँ बस लक का गेम है, मतलब लॉटरी की तरह है। ऐसा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है या मिक्स होता है, ज्यादातर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लेकिन कभी भी मतलब बहुत लोग सेम टाइम ट्राई करते होते हैं ऑनलाइन, तो अलग होता है। फिर 2-3 दुकानें हैं, मतलब वेज नॉन वेज हो गया, तो नाइकी की बहुत दुकानें हैं इंडिया में, सुपर किक्स है, ये सब रिटेलर्स हैं, तो इनको भी स्टॉक मिलती है डायरेक्ट ब्रांड से। और जब ये रिलीज करते हैं खुद की मैकेनिज्म होती है, या तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या रैफल होते हैं कभी, मतलब दुकान जाके आप टिकट ले लेते हो, मुफ्त का टिकट होता है, बस रजिस्टर करना पड़ता है, और वो ईमेल भेजते हैं कि इतने लोग ने रैफल जीते हैं और वो अभी परचेज कर सकते हैं। वो ऑनलाइन भी होता है, कभी इंस्टॉल भी होता है, कभी इंस्टॉल लाइनअप भी होते हैं, मतलब, और वो लाइनअप में बहुत मजे आते हैं। मतलब अर्ली डेज जब ये इंडस्ट्री बन रही थी इंडिया में, मतलब हर सिटी में ऐसे सिर्फ 20, 25, 30 लोग होते थे, तो हम जब लाइनअप में जाते थे, बट सब वो पूरी कम्युनिटी बन गई थी। अभी वो बढ़ गई है, कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, हर लाइनअप में मतलब 300-400 लोग आ जाते हैं। तो मतलब इतने भी ज्यादा नहीं, लाइनअप में अभी भी मतलब 100-200 लोग हो जाते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी ओवरनाइट लाइनअप तो हमारी दुकान की बाहर हुई। अच्छा, जब आपने यहाँ पे लॉन्च किया था 400 लोग के आसपास आ गए थे। तो आप ये बोल रहे हैं कि जब मान लो जब दुकानों में जो आप बोल रहे हो वहाँ पे लॉन्च हो रही है, तो वहाँ पे जितने बजे भी 10 बजे 12 बजे 7:30 बजे होते हैं, तो 100 लोग पहले से आके लाइन में खड़े रहते हैं जूते के लिए। प्रीवियस नाइट से कभी मतलब अगर आप मतलब ये बाहर के तो मैंने देखा है, अगर एक जूता 15,000 में मिल रहा है, बाहर चल के ही 50,000 में बिक रहा है, तो 100 लोग तो आ जाएंगे। हाँ, गारंटीड होती है। ओके, ये तो समझ आ गया कि यहाँ से खरीदना है। एक बहुत डाउट होता है कि नाइकी के बहुत जूते हैं, आपने जैसे एयर जॉर्डन बताया, इसके भी बहुत सारे शूज़ आते हैं, तो ये कैसे अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि यार कौन सा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है? ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ, ये जैसे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत समझ आता है कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है, उसमें भी आधी बार गलतियाँ हो जाती है बहुत बार। हाँ, तो यहाँ भी वैसे ही गलतियाँ बनानी पड़ेगी, लेकिन ढंग की रिसर्च करने से, हमारे वेबसाइट से ज़्यादा वेबसाइट से देख लो कौन पहन रहा है इंस्टाग्राम पर, मतलब ढंग की रिसर्च करो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिसर्च इंस्टाग्राम पर ही होती है। लेकिन ऐसे बहुत क्रिएटर्स भी होते हैं जो इसके बात करते हैं, लिखते हैं वगैरह। हम भी अपने यूट्यूब पर हम एक वीडियो सीरीज चलाते हैं, मोस्ट प्रॉफिटेबल स्नीकर्स, बेस्ट स्नीकर्स आर रिलीज, और हम भी अपने मतलब राय बताते हैं कि ये प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, बिकेगा नहीं बिकेगा। वो भी मतलब बहुत है इंटरनेट पर, तो ढंग की रिसर्च करके मतलब अपना रिस्क मिटिगेट कर सकते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत तो रिस्क होगा ही। लेकिन जब 8-9 हज़ार का जूता ले लिया है, वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब रिटेल में बिक जाएगा, जब वो एक लिमिटेड जूता है। ओके, तो फंडा बेसिकली ये है कि अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी में आ रहा है मार्केट में, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। यही ओवरऑल जो बेसिक थियोरी है वो यही है। बहुत फैक्टर्स मतलब है, लेकिन बेसिक थ्योरी तो यही। ओके, एंड ये भी नाइकी वो मेंशन करते हैं क्या अप्रॉक्स कितने आ रहे हैं? वो नहीं करते, लेकिन मार्केट स्पेकुलेशन बहुत होती है। ओके, तो मतलब गलती यहाँ हो सकती है कि ये बोल देंगे 20 में बिके और 14 में बिक जाए, लेकिन आपके 8,000 के 14,000 वो हाँ अच्छा ही रिटर्न। बिल्कुल बिल्कुल। अब वेदांत, मान लो भगवान का साथ रहा, हमें एक अच्छा स्नीकर मिल गया, सवाल आता है कि अब बेचे इसको कहाँ और किसको बेचे? हमने भी एक ऐसे वीडियो बनाई थी, स्नीकर रीसेल इकोसिस्टम, ये ब्रेक डाउन करने के लिए कि इस जो इंडस्ट्री में होते हैं डिफरेंट प्लेयर्स कैसे होते हैं। तो इस पर बेसिक डिपेंड ये हुआ कि आपने मतलब अगर पहला जूता है, तो अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में एक बायर मिल जाए तो वो बेस्ट होगा। मैक्स प्रॉफिट, ईज ऑफ बिजनेस, पेमेंट सब आसानी से। अगर वो बायर्स नहीं मिले तो आप अगला जो ट्राई कर सकते हैं अपने कैपिटल को जल्दी रिलीज़ करने के लिए, अगर रिलीज़ जल्दी करना है तो दूसरे रीसेलर्स को, इंस्टाग्राम पर बहुत है, उनको भेज दो कि अगर मेन स्ट्रीट इस प्राइस में बेचता है, वो इन प्राइस, तो वो
मेन स्ट्रीट प्राइस माइनस थोड़ा सा बेचते होगे और आप उनको उससे भी थोड़े से कम में बेचना पड़ेगा, क्योंकि उन सबके लिए मार्जिन तो रखना ही पड़ेगा। और अगर टाइम है और आपको ईज ऑफ यूज़ चाहिए तो आप आके मेन स्ट्रीट की दुकान में छोड़ सकते हो, आसानी से यहाँ आके छोड़ दो। हमारा दिव्यांशु जो दिल्ली की दुकान में बैठता है वो आपका पूरा वो एंट्री कर लेगा, और जब बिक जाएगा आपको ईमेल मिल जाएगा, आपको पे आउट मिल जाएगा। बट ये जो प्राइसिंग है कि मान लो मैं 9,000 10,000 का जूता खरीदा, अब इसको बेचना कितने में, 11 12 15, वो अमाउंट कैसे डिसाइड होती है? क्योंकि इतने प्लेयर्स आई गेस मार्केट में है नहीं कि वो जैसे स्टॉक मार्केट है, ओके तो हैंड ऑफ गॉड होता है। डिमांड और सप्लाई की मीटिंग पॉइंट पर वो लिक्विडिटी मैच हो जाती है। हमारे वेबसाइट पर मतलब रेफरेंस पॉइंट ही है, क्योंकि सारे एंड यूजर्स हमसे खरीदते हैं, वो रीसेलर्स नहीं होते, तो उनको पता है कि हमें इतना प्रीमियम भरना पड़ेगा कि हमें बस लेके जल्दी से, मतलब आज ही डिलीवरी चाहिए, आज जाके दुकान से लेना है, आज ले कल पहुंच जाएगा, वैसे उसके लिए वो प्रीमियम भर लेते हैं और मिल जाती है उन्हें जूते। आपके लिए जो है मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जगह में, उन्हें हमारे प्राइस के रेफरेंस से थोड़े से कम में, मतलब अगर आप एक आपके और हम में कोई बीच की पार्टी नहीं रख रहे तो आपकी मार्जिन बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पेशेंस की मतलब प्रिविलेज है, यू कैन कम एंड यू कैन लीव इट, और जितना भी टाइम लग जाए, अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीना लग जाए उतने, लेकिन आपको मैक्स मतलब मार्जिन मिल जाता है और आसानी से काम कम होता है। विदाल एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये जैसे कि मैंने जितना देखा है कि ईजीज 23,000 के रिटेल होते हैं, तो यहाँ पे आपकी दुकान में कितने के मिल रहे हैं अभी? ये करीब 50,000 51,000 के आसपास में बिक रहे हैं। मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया। ये रिलीज़ कब हुआ था? ये मतलब पहली बार बहुत साल पहले रिलीज हुए थे, फिर इसका एक री रिलीज लास्ट ईयर 2021 में हुआ था। जब लिक्विडिटी बढ़ गई थी तो ज़्यादा बिक रहे थे, तब प्राइस एक्चुअली कम हो गई थी। ओके तो इसकी प्राइस एक टाइम पर मतलब 90,000 1 लाख 120 तक पहुंच गई थी। ओके लेकिन तब मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम थी, तो मूवमेंट बहुत कम थी। जब इसकी री रिलीज हो गई थी और वॉल्यूम बढ़ गई, तब प्राइस कम होगी, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, और हमने भी इस जूते पर ज़्यादा ही पैसे कमा लिए। नहीं मतलब 1 साल में प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो गया, सिग्निफिकेंट प्रॉफिट है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये रीसेलर ने आपको कितने में अप्रॉक्स बेचा होगा? अगर हम एक 51-52,000 में बेच रहे हैं तो हमारी कॉस्ट बिटवीन 42 and 46,000 तक होगी। ओ हमारा मार्जिन इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है। ओके, तो मतलब मेजर मार्जिन फिर रीसेलर का ही हुआ। ये रीसेलर्स भी मतलब आसानी से ऐसे 10 पे तो मिल जाते नहीं वेबसाइट से, तो ये रीसेलर भी किसी और से 35,000 में खरीद लेते हैं। ओके, तो मल्टीपल लाइंस हो जाता है। सबसे ज़्यादा मार्जिन मैन्युफैक्चरर का होता है। हाँ नहीं वो तो क्योंकि उनका कॉस्ट सेम ही आई थिंक। मैन्युफैक्चर प्रॉब्ली 1,000-2,000 में बना देते हैं, वो 14-15,000 में रिटेलर को बेचते हैं, रिटेलर 23,000 में बेचता है, वो फर्स्ट कस्टमर रीसेलर को 35,000 में बेचता है, रीसेलर हमारे यहाँ 45,000 में डालता है, और हम एंड कस्टमर को 51,000 में बेच देते हैं। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि चीज़ बन रही है 1,000 में, बिक रहा है 50,000 में, हाइप की वजह से, कि क्योंकि वो सप्लाई एंड ऑफ द यूटिलिटी की बात है ही नहीं ना, इट्स नॉट अबाउट वैल्यू फॉर मनी, नहीं ये सिर्फ हाइप की बात है। हाँ मतलब कुछ चीज़ें होती है कि ऑर्गेनिक हाइप होता है, इन द सेंस कि गोल्ड मार्केट में इतना मिलता नहीं है, तो इसीलिए गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। ये है कि कंपनी ने इतनी ब्रांड बना दी कि वो खुद से कंट्रोल कर पा रहा है। से नहीं, कंपनी मतलब कंट्रोल नहीं कर रही है, लेकिन सही बात है, हम कस्टमर जो है हम ही मतलब हाँ बेसिकली एक मनी प्रिंटिंग मशीन टाइप ही मान लो। प्रिंटिंग मशीन है बस। ओके अंडरस्टूड। तो अब मुझे ये भी डाउट है कि क्योंकि ये इतना हाई पे डिमांड में है, इसके बहुत सारे फेक भी मिलते होंगे मार्केट में, तो एज अ रीसेलर हो या एज अ कंज्यूमर हो, ये फेक और रियल में पता कैसे चलेगा? तो बहुत ही लंबी लिस्ट है, मतलब हमारे इंटरनली कुछ 23 डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं पर जूता जो हम चेक करते हैं, राइट फ्रॉम स्मेल, शेप, स्मेल भी आपको पता है क्या? इनसोल, हाँ, हर जॉर्डन 1 की मतलब स्मेल बहुत यूनिक होती है। ओके फिर हम अभी इस जूते पर हम ये टैग लगाते हैं, मेसी का टैग, जैसे ऑफ वाइट पर देखा जाए अभी अंदर है, जो कि हमने चेक कर लिया है, और ये NFC इनेबल टैग होता है कि आप फ़ोन रख लो तो वो खोल के आपको एक चेकलिस्ट दिखा देगा कि ये जूता चेक हुआ है मेन स्ट्रीट से, ये चेक हुआ है, लेजिटिमेट जूता है। बेस्ट वे इज़ टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांड। अगर डायरेक्टली ब्रांड से नहीं मिल रहा है तो एक ट्रस्टेड वेबसाइट से, हाँ, कि अगर मतलब गलती से कभी लाइफ में एक नकली पास भी हो जाए, हम यही हैं वापस आके मतलब हम सॉल्व कर लेंगे। वैसे डाउट है तो हम पूछ सकते हैं। ऐसे ही मतलब बहुत इंडिविजुअल रीसेलर्स है जो हमने मतलब कहानियाँ सुनी है कि वो नकली बेच के फिर कस्टमर को ब्लॉक कर लेते हैं। ऐसे मतलब वो रिस्क मिटिगेट करने के लिए मतलब 3-4-5 हज़ार एंड यूजर्स के लिए वर्थवाइल होते हैं। तो वेदांत, एडिडास, एबिबास, इन सब में हम फ़र्क समझ गए हैं।
अब काफ़ी लोग को इंटरेस्ट भी होगा इस बिजनेस में। यूजुअली क्या 3 मेन गलतियां करते हैं जब ये रीसेलिंग के बिजनेस में कोई एंटर करता है? देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैंने पहले ऑलरेडी बोली थी कि रीसेलर्स हमेशा मार्जिन से सोचते हैं कि मतलब मैंने ये 8,000 का लिया है तो मुझे 16,000 में बेचना, वहाँ पैसे डबल हो गए। और कभी कभार उस चक्कर में 3 महीने 4 महीने 5 महीने रुक जाते हैं, वो एक जूता जो 8,000 में लेते उसे 16,000 के बेचने के चक्कर में। लेकिन वो सेम ही जूता अगर उसी दिन उस 8,000 के 10 मिल रहे थे, वो 10 के 12, 12 के 14, 14 के 16, 16 के 18, वो 5-6 महीनों में वो 8,000 के 50 ही बन पा सकते थे। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक टाइम का फिगर है और प्रोडक्ट का नहीं। और गोल ये है कि आपके पैसे अपने लिए काम कर रहे हो और हमेशा और पैसे जनरेट कर रहे हो। इसकी अंडरस्टैंडिंग मतलब हमेशा मैंने बहुत ही बार देखी है कि छोटे जब रीसेलर शुरू करते हैं वो बहुत मिस्टेक करते हैं, क्योंकि कस्टमर कभी ऑफर करके छोड़ देते हैं। हम भी मतलब हमारे हिसाब से कभी कस्टमर आता है, हम रीसेलर को बोलते हैं इसके इस जूते में इतने ही मिल जाए, वो बोले नहीं मैं रख लेता हूँ, फिर घर पर रख लूँगा, फिर मतलब वेस्ट है, टेक्निकली लूजिंग मनी ऑन दैट। आई थिंक दैट इज द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक इज जब रीसेलर्स कुछ ज़्यादा ही जल्दी में होते हैं और कुछ भी खरीद लेते हैं। यही नहीं कि दुकानों से, लेकिन कभी कभार मतलब फ्री मार्केट से भी, कि कोई किसी ने मतलब डाल दिया कि ये मैं 12,000 में बेच रहा हूँ, ले लिया, सोचा कि 14 में बेच देंगे, लेकिन वो कभी बिका नहीं। उन्होंने रिसर्च नहीं करी ढंग से रिसर्च की नहीं, हाइप है नहीं, लिक्विडिटी है नहीं, डिमांड है कि नहीं, प्राइसिंग कैसी चल रही है, ढंग की रिसर्च नहीं की। ये मतलब कॉमन ही मिस्टेक होता है। और थर्ड मिस्टेक ही जब खरीद रहे हैं तब ढंग से चेक नहीं करना। तो वो मतलब जब बेचने के टाइम पर आ जाता है कस्टमर, तो ये तो नकली है 100%, या फिर थोड़ा खराब हुआ और ढंग से मतलब एंड टू एंड चेक करना। ये 3 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने रीसेलर्स को बनाते देखा है। तो वेदांत, ये जो रीसेलिंग का मार्केट है ये काफ़ी ग्रो कर रहा है, तो इससे रिलेटेड 3 कॉमन मिथ्स क्या हैं? पहला मिथ तो है बैरियर टू एंट्री। हमेशा यहाँ कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को ऐसे लगता है कि 1 लाख 10 लाख 15 लाख के कम मतलब जूते मिलते नहीं, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन एकदम गलत है। यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए भी जूतों में जैसे बात की थी 8-9 हज़ार से शुरू हो सकता है और वो जल्दी 8 के 12 के 15 बढ़ा सकते हैं। और कस्टमर्स के लिए भी ज़्यादातर वॉल्यूम मूवमेंट या एवरेज सेलिंग प्राइस 30,000 रुपीज़ है। तो ऐसे नहीं कि 1 लाख 1.5 लाख से शुरू करना, 10,000 15,000 20,000 से मतलब कलेक्ट करना भी शुरू कर सकते हैं। तो बैरियर टू एंट्री इतनी हाई है नहीं। सेकंड मिथ ये है कि इंडिया में इसकी मार्केट कुछ बड़ी है नहीं, लेकिन अभी जहाँ पहुँच गई है, मतलब जो भी जैसे भी लोग जहाँ भी हैं जिसमें थोड़े से पैसे कमाए उनको भी ऐसे हाइप जूते खरीदने हैं, तो मार्केट बहुत ही बढ़ गई है और हमने फर्स्ट हैंड देखा है। और थर्ड मिथ ये है मतलब यंग रीसेलर्स के लिए कि उन्हें भी जब बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उन्हें भी मतलब मेन स्ट्रीट या ग्लोबली स्टॉकेक्स बनना है, और ये भी केस बिल्कुल नहीं। इस इंडस्ट्री में हज़ारों ऐसे प्लेयर्स हैं जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है कि कभी कभार सिर्फ व्हाट्सएप पर धंधा चलाना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट चलाता है, कभी कभार मतलब इंस्टाग्राम पेज बनाने की ज़रूरत है भी नहीं। तो ये सेल्फ अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कैपिटल कितना है, टाइम कितना है, एक्सेस कितना है, बनाना एक्चुअली क्या है, गोल्स क्या है। और ये प्रीटी मच मतलब 3 ज़्यादा मिथ होते हैं स्पेस में एंट्री करने से पहले, या तो एज एन इन्वेस्टर और एज अ कस्टमर। और वही मैं जैसे बोल रहा था कि आपको 2-2.5 साल लग गए अच्छे से काम करके इतने बड़े स्टोर बनाने में, तो शुरुआत में ऐसा नहीं कि भाई हम मेन स्ट्रीट जितने बड़े बड़े स्टोर, लेकिन हमारे लिए मतलब डे 1 से यही था, इसलिए हम गेम ये खेल रहे थे। लेकिन अगर आपका डे जॉब है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो साइड में भी बहुत कर सकते हैं और प्रॉफिट भी बहुत ही, शायद प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज वाइज ज़्यादा हो जाएगी उन लोगों के लिए, पीस ऑफ माइंड भी ज़्यादा हो जाएगी। पीस ऑफ माइंड तो कई ज़्यादा हो जाएगी, वैसे धंधा चलाने की ज़रूरत है नहीं। तो बस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मतलब वेयर यू आर, वो सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस जगह में। तो वैसे एवरेज में जो रीसेलर्स होते हैं, मतलब ये इनका एज या ये यूजुअली करते क्या हैं, और एवरेज में ये रीसेलर्स 1-2 साल में कितना कमाते हैं? ऑफकोर्स आप तो इतने रीसेलर्स का डील करते होंगे जो कि नए रीसेलर्स है, सो दैट जो हमारी ऑडियंस है, ये एवरेज जो रीसेलर है ना वो एग्जिस्ट करता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा लोग हैं जो मतलब महीने में 1, 2, 3, 4, 5 जूते सिर्फ बेचते हैं और वो महीने में शायद 40,000 50,000 कमा लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी है जो महीने में 10 लाख 12 लाख 15 लाख कमाते हैं। हो सकता है, दोनों स्पेक्ट्रम के लोग हैं और ये भी एज कम्प्लीटली इररिलेवेंट है। कभी कभार ये 50-60 हज़ार वाले कमाते हुए लोग 30-40 साल के होते हैं और कभी कभार ये 20-25 लाख महीने में कमाते हुए लोग 19-20-21 साल के होते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम मतलब ये इंडस्ट्री बहुत ही एज डायग्नोस्टिक, एज एग्नोस्टिक और जेंडर एग्नोस्टिक है प्रीटी मच। ओके, तो आप बोल रहे हैं कि जैसे कि लग रहा था कि यूजुअली यूथ ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होगी, बट जैसे कि 40-50 साल के लोग भी, ओल्डर लोग भी बहुत कलेक्टर्स है, रीसेलर्स भी है। ओके, सब
एंड ठीक ठाक मार्जिन, मतलब इट इज एज अ साइड हसल काफी बढ़िया साइड हसल बहुत ही अच्छा साइड हसल। ओके। तो अगर हम इसको जैसे कि स्टॉक मार्केट से कंपेयर करते हैं, यूजुअली 10 to 15% अगर मार्केट शेयर होता है तो बहुत बढ़िया रिटर्न मानते हैं। क्रिप्टो में तो भगवान भरोसे चलता है, कभी 50% ऊपर भी आता है, 50% नीचे भी आता है। ये अगर हम उन सारी चीज़ों से एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इसको कंपेयर करें स्नीकर्स को, अप्रॉक्स कितना परसेंट मार्जिन रहता है, क्या वो है रिस्क हैं? स्नीकर्स में रिस्क मैं उससे शुरू कर लेता हूँ, मतलब लिक्विडिटी की रिस्क है। कभी कभार बिक ना जाए, कहाँ बेचे ये वो, उसकी मतलब लिक्विडिटी होल्ड अप की रिस्क होती है। तो कोई खरीदने वाला बायर मिलेगी ना? दिस शुड बी एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, नॉट मनी दैट यू नीड एक्सेस टू, इट्स नॉट अ लिक्विड एसेट, बट रिटर्न्स आर अकॉर्डिंगली वेरी हाई। मतलब महीने में अगर 10% 15% हो तो वो भी इतना ज़्यादा है नहीं। जो एक्टिवली लोग करते हैं वो 10-15% महीने के आसानी से कमा लेते हैं, एंड दैट इज़ नॉट अ लॉट फॉर देम। 10% मतलब साल का 100% के भी ऊपर, साल से 100-150%। हाँ। रिस्क मेनली लिक्विडिटी का, मतलब इसमें ये है कि बिका नहीं तो एटलीस्ट आप पहन सकते हो, ये यूज केस, यही यूज केस है। तो वो स्केल करने में डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क सिर्फ वही है कि शायद बिक ना जाए, किसी को कोई और नहीं खरीदे। चलो अगर मतलब इंडिविजुअल जब इन्वेस्ट करे तो शायद थोड़ा सा प्राइस नीचे चले जाए वगैरह वगैरह। एंड ओवरऑल आपको ऐसा कभी हुआ है क्या कि लॉस हुआ है या? नहीं, हम डायरेक्टली खरीदते नहीं है ना, तो हमारा वैसे चलता ही नहीं। ओके। तो लॉस तो हुआ, गलतियां तो बहुत की, हम खुद खरीदते नहीं, तो वो रिस्क अभी पूरा मिटिगेट हो गया। ओके, तो ओवरऑल आप एक सर्टेन मार्जिन में ही बेचते हैं उसको। अंडरस्टूड। तो विधान, अगर अपने पास 50,000 रुपए हैं तो क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर हमको जूते लेने हैं? मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि स्टॉक पोर्टफोलियो की तरह आप डाइवर्सिफाई करो। तो एक थोड़ा सा महंगा, मतलब 25-30 हज़ार का जूता, एक जॉर्डन 1 ले लो, जो मतलब बेस्ट प्राइस में मिल जाए। जॉर्डन 1 कैसे दिखते हैं? जॉर्डन 1 जैसे होते हैं। ओके। तो ये जब निकला था, मतलब 16,000 का मिलके, मतलब लोग हमें 20,000 में, हम 25 में, फिर हम 25 का भी 30 वगैरह वगैरह, मूवमेंट वैसे होती हैं। और उसके साथ सिर्फ 50,000 में होना है तो एक दो और शायद थोड़े से चीपर जूते, डंक्स या जॉर्डन 1 लोज 8-10 हज़ार के, ऐसे वो डंक्स होते हैं। ये वाले? ये डंक्स हो गए, ये डंक्स हो गए, ये भी डंक्स है, और ये जॉर्डन 1 लोज होते हैं। तो ये 50,000 में आपको डिफरेंस है क्या दोनों में? डिफरेंस तो है, शेप में डिफरेंस है। ओके। ये वो जॉर्डन 1 का मतलब लो है बस। ओके। और ये एक दूसरा जूता है, ये स्केट बोर्डिंग वाला जूता है। तो ऐसे मतलब डाइवर्स थोड़ा पोर्टफोलियो बना दो। ये यूजुअली 10, इसके रिटेल कुछ 9-10 हज़ार होते हैं, ये वाला 25-28,000 में बिक जाता है। ओके। तो आप बोल रहे हैं एक महंगा और 2-3 लोज हो गए, एक डंक्स हो गए, ये हो गए। बट हाँ, ये पहली बात, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और वेदांत भाई, रिसर्च प्लीज कर लो। हाँ, और ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं है, तो ये मत करना कि यही लेके फिर आप आके हमसे पूछो कि भाई बिक नहीं रहे। वो ये जनरल आइडिया के लिए था। तो वेदांत भाई, अगर अपने को एक इन्वेस्ट करना है, आप बोल रहे हो इतना मार्जिन, तो यही ले लो। अरे देखो, ले तो लेते, बट अब्बा नहीं मानेंगे कि जितने की बाइक आएगी उतने का जूता ले रहे। हम गेम खेलते हैं, इन्होंने एक इंटरेस्टिंग गेम लॉन्च किया है, वहां पे अगर अपना तुक्का सही हुआ तो क्या पता हमको एक स्नीकर मिल जाए। क्या लगता है, क्या चांसेस है उसमें वैसे जीतने के? ये भगवान ही जाने। भगवान ही जाने। फिर ट्राई करते हैं। वेदांत, ये क्या गेम है, इसमें कुछ लकी ड्रॉ मिल सकता है क्या अपने? इस गेम को हम बेसिकली की मास्टर बुलाते हैं। बहुत सिंपल सा है। इसे हम, जो जॉयस्टिक है, ये की को लेफ्ट राइट हिलाता है, और पहले आप कॉलम पिक करते हो। जैसे ही कॉलम पिक हो जाती है तो आप बटन प्रेस करके जब की ऊपर चलते जाता है, आपको जो जूता पसंद है उस रो पे रुका सकते हो, और जैसे ही रुकता है वो की बाहर निकलती है। एंड अगर पोजीशन सही हो तो की सीधा वो स्लॉट के अंदर चले जाएगी, और अगर पूरी अंदर चली गई तो आपको जूता मुफ्त में मिल जाता है। वाह। देखिए, तो अभी मैं वेदांत को मिलेगा कि नहीं? मुझे इजी अच्छा लगता है। अभी मिस हो गया। अगर अंदर गया होता तो वो जूता कंपनी का जूता पर्सनल अकाउंट में आ जाता। कौन से वाले जूते पे ट्राई करें जो मिल जाए? चलो इजी पे ट्राई करते हैं भाई ये। अब इससे ऊपर जाता है। बटन होल्ड करना है, ओके। और जब तैयार हो तब रिलीज करना है। मल्टीपल चांसेस मिलेंगे नहीं। अच्छा। अभी जैसे ही रिलीज करोगे तो रुक जाएगा वो। ऑफ है। काफी क्लोज था।
लक भी साथ में नहीं है, अब्बा भी साथ में नहीं है, जूता इसलिए नहीं मिल रहा है। तो वेदांत, जैसे कि हमें समझ आया कि ओवरऑल काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो आपने पहली बार आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं, और फिर आपने फंडिंग क्यों रेज करी? फंडिंग हमेशा मतलब प्रॉफिट मिटिगेट करने के लिए होती नहीं है, इट्स यूजुअली मोर फॉर स्पीड। तो हमारे लिए क्वेश्चन ये थी कि कैन वी वैलिडेट दिस बिजनेस, कि लोगों को ये दिखा सके कि असली बिजनेस है, बी कैन वी ग्रो फास्टर, तो ये कैपिटल डाल के मतलब और ग्रोथ कर सकते हो। इसलिए हमने थोड़ी सी कैपिटल मतलब लास्ट ईयर रेज की थी, इस साल थोड़े और रेज कर रहे हैं, अगले साल और भी रेज कर लेंगे, जस्ट टू एक्सेलरेट दैट पेस। एक ये भी है कि कुणाल शाह भी इन्वेस्टर है आपके में, तो सवाल आता है कि यूजुअली कुणाल शाह कितने इन्वेस्ट करते हैं, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स में कुणाल शाह इन्वेस्ट करता है, आई थिंक 200+ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट फ़ायदा होता है जब कुणाल शाह कैपिटल पे होते हैं? मतलब पीआर के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर एक्सेस हो, अगर उनसे बातचीत कर सकते हो तो उधर हमेशा वैल्यू होती है, लेकिन उसके लिए सिर्फ कैपिटल लेने की ज़रूरत होती नहीं। मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जिससे मतलब कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो साथ में, और मतलब बातचीत कर सकते हो, सलाह ले सकते हो, इज़ इनफ टू डू। इन्वेस्टर साइड से कुनाल में मीडिया में पढ़ा था, उनका एवरेज चेक मतलब कुछ 10 लाख से 50 लाख का होता है। तो वेदांत, जैसे कि आप अभी 23 साल के हैं और अच्छा खासा बिजनेस भी बिल्ड कर दिया है, तो मैं ये जानना चाहता था कि ये आइडिया कैसे आया? मतलब क्या पहले भी आपने कुछ ऐसे बिजनेसेस किए हैं, या फिर ये आइडिया कैसा है कि इतनी यंग एज में इतना सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड जो किया आपने? आई मीन इसके पहले मैंने कुछ 10-15 दूसरे मतलब आइडियाज़ के साथ कोशिश तो की थी, लेकिन कुछ इतना सिग्निफिकेंट बना नहीं। मैंने एक टाइम पर एक मीडिया कंपनी चलाई थी, एक टाइम पर एक इम्पोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चलाई थी, एक पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाई थी। ये सब 20-21 साल में इतना सारा कर लिया? हाँ, मतलब जब मैं 15-16 साल की उम्र से मतलब मैं कोशिश तो कर रहा था, जब तक आई थिंक 19-20 साल की उम्र तक पहुँच गया, तब ये आइडिया पर मतलब काम करना शुरू कर लिया था, क्योंकि पता चल गया था कि स्नीकर्स होते हैं क्या है, मार्केट क्या है वगैरह वगैरह। और तब से मतलब सिर्फ ट्रायल एरर से मतलब जहाँ पहुँच गए। जो आई थिंक आपका जो सबसे सीरियस वाला था, जो आपने यूएस में जाके यूलू फॉर इंडिया बनाने का, वो आई थिंक। हाँ, नहीं वो इतना सीरियस बना नहीं था, रिसर्च चली थी, लेकिन दूसरे जो बिजनेस वो बिजनेस चल गए थे थोड़े बहुत। अच्छा। ये भी मतलब एक आइडिया थी मुझे, मतलब इंडिया में शेयर्ड इलेक्ट्रिक बाइक्स की सर्विस चलाने की, क्योंकि मेरे हिसाब से वही तो मतलब सबसे बड़ी सोल्यूशन थी ट्रैफिक के लिए। तो जाके मैं मैन्युफैक्चर से भी मिली थे, फिर वापस आके पता चला कि फंडिंग रेज करनी पड़ी। उसके आगे आई थिंक मैं 17-18 साल की उम्र में था तब, तो उसके आगे मतलब काम करने में आइडिया था ही नहीं कैसे चलता है ऐसे बिजनेस। अभी कुछ ज़्यादा मतलब समझ आ गई है, लेकिन इतनी भी नहीं, मतलब अभी वही कोशिश चल रहा है। तो आप जैसे कि आप एज ए यंग बिजनेसमैन हैं, तो जो यंगस्टर्स जो कि हमारे मोस्टली चैनल देखते हैं, उनको कुछ अगर आप एडवाइस या टिप्स दे पाएँ, अगर वो बिजनेस की फील्ड में एंट्री मारना चाहते हैं? नहीं मतलब बस स्टार्टअप ज्ञान के वीडियोस देखते जाओ और आई थिंक ट्रायल एरर इज़ बिगेस्ट टीचर। मतलब जितना भी जो भी करना हो, मतलब विदाउट फेयर ट्राई करते जाओ, और कभी ना कभी चल जाएगा। ओके। तो वेदांत, थैंक यू कि आपने इतना वक्त दिया, एंड काफ़ी अच्छे से हम ये रीसेलिंग इंडस्ट्री को जाने हैं। होपफुली इसको नॉलेज को हम अप्लाई भी करेंगे, एंड एज फॉर व्यूअर्स आप भी बताना कि क्या आपको लगा, कैसा है ये इंडस्ट्री, एंड होपफुली आप और भी बड़ा बिजनेस ग्रो करेंगे, एंड हाइक मार्केट इंडिया में और बढ़ेगा। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बिल्कुल, थैंक यू। तो कैसा लगा ये स्नीकर रीसेलिंग का बिजनेस? क्या आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे? वैसे आप ये 2.5 लाख का जूता लेना प्रेफर करेंगे या थार की डाउन पेमेंट करेंगे? वो भी कमेंट्स में बताना, एंड ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना, घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स को लेके आएंगे स्टार्टअप ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। तो तनुज, ये बच्चों के जूते कितने के लग रहे हैं? 15,000 के जूते हैं, तो लेना प्रेफर करोगे? पहले इनकी माँ तो मिलता है। नहीं, इसमें बच्चा या तो स्कूल जाएगा या फिर जूते खरीदेगा। दुनिया में तो है।